अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पेश खिदमत है कहानी रात की कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा। मेरा सर जोरदार तरीके से किसी चीज से टकराया और साथ ही मेरे हवास गुम हो गए। मेरा दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। मैं बेहोश हो चुका था। जिस वक्त मुझे होश आया दिन चढ़ चुका था और जोर जोर से बाहर दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी। मेरे सर से हल्का हल्का खून बह रहा था और नकाहत तारी थी। मैं उठ बैठा। पीछे प्लाट में देखा, मुकम्मल खामोशी छाई थी और पीछे कोई नहीं था। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ा। सर्वर दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैं गिरता पड़ता दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो सर्वर परेशान खड़ा था। साहब जी, क्या बात है? काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटा रहा हूं मगर आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे। क्या बात है? खैरियत है? आपके सर से तो खून बह रहा है। उसकी नज़र मेरे सर पर पड़ी तो उसने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया और मुझे सहारा दिए हुए लेकर अंदर चला आया। साहब जी, क्या हुआ? खैरियत तो है? कहीं गिर गए थे? चोट जो लगी? उसने मुझे कमरे में आ बिठाया तो फौरन पट्टी और ज़रूरी सामान उठाकर ले आया और मेरा जख्म साफ करने लगा। साहब जी, क्या हुआ? खैरियत तो है? कुछ बताएं तो सही। वो पूरी मालूमात लेने के चक्कर में था। मैं सर्वर को कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कहा, यार बस चरपाई से उठा और पता नहीं कैसे एकदम चकरा गया और गिर पड़ा, इसलिए दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर हो गई। और साहब जी, माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। वो शर्मसार लहजे में बोला। नहीं, कोई बात नहीं, जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। उसने मुझे पट्टी वगैरह कर दी और फिर कहने लगा, साहब जी आप आराम करें, अगर कोई काउंटर पर आया तो मैं आपको बता दूंगा, आप यहीं लेट जाएं। मैं ध्यान रखता हूं, मुझे डॉक्टर साहब का कमरा भी खोलना है और सफाई भी करनी है। मैं शुक्रिया कहकर लेट गया और सर्वर चला गया। कोई आधे घंटे के बाद आया और कहने लगा, बाबूजी आपका नाश्ता भी लाना है। अगर नर्स आ जाती तो अच्छा था, मगर डॉक्टर साहब ने भी उसका पता करने की जहमत गवारा नहीं की। हैरत की बात है, इतने दिनों से अस्पताल बगैर नर्स के ही चल रहा है। वो हंस पड़ा। अभी हम बातें कर रहे थे कि बाहर से कोई अंदर दाखिल हुआ। सर्वर मुड़कर पीछे देखा तो एक औरत खड़ी थी। चंद लम्हों बाद सर्वर उसे लिए अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, लो जी साहब जी, जिनको याद कर रहे थे वो पहुंच गई। सकीना आ गई है। ये सकीना कौन है? मैंने चौंक कर पूछा। साहब जी, हमारे अस्पताल की नर्स है। सकीना मुझे सलाम करके खामोशी से खड़ी हो गई। अच्छा, तो तुम हो सकीना। तुम जानती हो, एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, अस्पताल के मामूलात शुरू हो चुके हैं और तुम पूरे एक हफ्ते के बाद आई हो। मैंने गुस्से से कहा, साहब जी मैं बहुत बीमार थी, मैं खुद जानती हूं कि मेरी ड्यूटी यहां पर शुरू हो चुकी थी, मगर मैं बीमार थी इसलिए नहीं आ सकी। वो सफाई देने लगी। अगर नहीं आ सकती थी तो फिर इत्तला दे सकती थी। हमने तो पूरा फैसला कर लिया था कि कोई और नर्स अपॉइंट कर लें। मैंने मसनूई रोब झाड़ते हुए कहा, साहब जी माफ़ी चाहती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं इस दौरान ड्यूटी पर हाजिर होती। चलो ठीक है, तुम जाओ और अपना यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लो और ड्यूटी पर हाजिर हो जाओ। डॉक्टर साहब आने वाले हैं। मैंने तहकमाना लहजे में कहा। इंसान चाहे जिस दर्जे पर भी हो, थोड़ा सा इख्तियार मिलने पर ही आपे से बाहर हो जाता है। वही हाल उस वक़्त मेरा था। उस वक़्त वो दोनों मेरे कंट्रोल में थे और मैं अपने आप को हाकिम शहर समझने लगा था। चलें साहब जी, सकीना आ गई है। मैं अब थोड़ी देर में आपके लिए नाश्ता लेकर हाजिर होता हूँ। सर्वर, तुम कब तक मेरे लिए तकलीफ करते रहोगे यार? और साहब जी कोई बात नहीं, आप हमारे साहब भी हैं और हमारे मेहमान भी, और आपने कौन सा यहाँ रोज रहना है। हाँ सर्वर, तुम ठीक कह रहे हो, आज मैं घर जरूर जाऊंगा। 2 दिन हो गए हैं मुझे घर से बाहर। जी जरूर, आप आज जरूर घर जाएं। अच्छा, तुम जाओ और नाश्ता ले आओ। सर्वर सर हिलाकर चला गया और मैं लेट कर घर के ख्यालों में खो गया। 2 दिन में ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर से बहुत दूर आ गया हूं। थोड़ी देर बाद सर्वर नाश्ता लिए आ गया। नाश्ता करने के बाद मैं उठकर बाहर अपने काउंटर पर आकर बैठ गया। नर्स मुझे कहने लगी, आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं यहां मौजूद हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूं,
अस्पताल में इक्का दुक्का मरीज आना शुरू हो गए। मैं काउंटर पर आराम से बैठ गया। मैंने कहा ना, तुम मरीजों को अटेंड करो, अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं। 10:30 बजे के करीब डॉक्टर साहब आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। 2-4 गांव की खवातीन थीं। नर्स उन्हें बारी बारी चेक करवाने लगी। सकीना डॉक्टर के कमरे से बाहर आई तो उसका मुंह सूजा हुआ था। शायद उसे इतने दिन ना आने की वजह से डॉक्टर साहब से भी ठीक ठाक झाड़ मिली थी। जब वो मरीज चेक करवा कर चले गए तो नर्स ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मुझे अंदर बुला रहे थे। मैं डॉक्टर साहब के कमरे में दाखिल हुआ। मेरे सर पर लगी पट्टी देखकर कहने लगे, क्या हुआ शहजाद, खैरियत तो है? मैंने बताया कि वो चारपाई से उठ खड़ा हुआ था और गिरने से थोड़ा जख्मी हो गया। डॉक्टर साहब मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोले, अच्छा बाकी तो खैरियत है ना? उनका मैंने खेज अंदाज में समझ चुका था। जी बाकी सब खैरियत है और आज मैं घर ज़रूर जाऊंगा, मैंने साथ ही सुना दिया। डॉक्टर साहब गौर से मेरी तरफ देखकर बोले, ठीक है आज रात तुम चले जाना, मगर तुम्हारा जख्म देखकर घर वाले परेशान होंगे। अगर जाना चाहो तो चले जाओ, कल सुबह ज़रूर जल्दी आ जाना और कल रात तुम्हें यहीं पर रहना है। डॉक्टर साहब मेरा रोज़ यहाँ रहना कोई ज़रूरी तो नहीं, मैंने कहा तो डॉक्टर साहब के तेवर बिगड़ने लगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा यहां रहना रोज जरूरी नहीं, मगर हालात की नज़ाकत को समझते हुए अगर कुछ दिन रह लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने में सरवर घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, साहब जी बाहर सिद्दीक आया है। सिद्दीक कौन? डॉक्टर साहब ने पूछा। नरगिस का खावंद जी, पता चला है कि हमारे गांव की नरगिस 3 दिन से लापता है और साथ ही साथ उसकी बेटी भी नहीं मिल रही, तो हम क्या करें? डॉक्टर ने सख्त लहजे में पूछा। साहब जी उसके बकौल उसकी बीवी नरगिस उसकी बेटी को चेक करवाने के लिए बाहर निकली और यकीनन वो यहीं आई थी। उसके बाद वो घर वापस नहीं आई। वो शाम को यहाँ आया था मगर उस वक़्त अस्पताल बंद था। वो समझा कि शायद वो उसे चेक करवा कर ले गई हो। वो समझा शायद वो उसे वहाँ से कहीं और ले गई, मगर और अस्पतालों से भी पूछने पर पता चला कि वहाँ इस नाम की कोई औरत नहीं आई। अरे तो हम क्या करें? हम नहीं जानते, यहाँ तो कई औरतें आती रहती हैं और चली जाती हैं, कितने ही मरीज आते हैं। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, अब हम हर किसी का पता तो नहीं रख सकते कि यहाँ से जाने के बाद कौन कहाँ चला गया। मेरे चेहरे पर कई रंग बदलने लगे, मगर डॉक्टर इतना ढीठ और बेशर्म इंसान था जो कमाल होशियारी से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। सरवर तुम बाहर चलो, मैं शहजाद साहब को भेजता हूँ। अच्छा साहब जी, डॉक्टर साहब मेरी तरफ देखकर बोले, शहजाद तुम जाओ और खुद सिद्दीक को समझाओ कि हमें नहीं मालूम कि कौन यहाँ आया और कौन गया। और सुनो जी, मैं उठते हुए बोला, उसका नाम रजिस्टर से मिटा दिया था ना? जी नहीं, मैं घबरा कर बोला, अरे बुद्धू तो उसका नाम तो मिटा देते। जी अच्छा अभी मिटा देता हूँ। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैं झिझकते हुए उठा और बाहर की तरफ चल पड़ा। बाहर एक देहाती सा इंसान परेशान हाल में बैठा था। क्या तुम सिद्दीक हो? मैंने पूछा। जी जी साहब जी। क्या बात है? मैंने चेहरे पर इत्मीनान लाते हुए कहा। साहब जी मैंने मालूम करना था कि क्या मेरी बीवी और बेटी यहाँ पर तो नहीं आई? सिद्दीक यहाँ पर तो कई लोग आते हैं, चेकअप करवाने के बाद चले जाते हैं, जैसा कि अभी तुम्हारे सामने कुछ खवातीन दवाई लेने के बाद यहाँ से चली गईं। मगर साहब जी वो तो 2 दिन पहले, जिस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, उस दिन मेरी बीवी बेटी को चेक करवाने के लिए बाहर निकली और उसके बाद से वापस नहीं आई। मैं 2 दिन से लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहा हूँ, मगर सरवर मुझे हमेशा ये कहकर टाल देता है कि यहाँ पर कोई औरत नहीं आई, जो आती है वो चेक करवा कर चली जाती है। मैं उसकी बात सुनकर बोला, सरवर ने ठीक कहा था, उसने कोई गलत बात नहीं की थी। तो वो कहने लगा, मगर साहब जी मुझे यकीन है कि मेरी बीवी बेटी को दवाई दिलवाने यहाँ पर ही आई थी। हाँ तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, मगर वो दवाई लेने के बाद यहाँ से चली गई होगी। साहब जी यही तो मसला है कि यहाँ से जाने के बाद वो वापस घर नहीं पहुँची। अल्लाह खैर करे। सिद्दीक फूट फूट कर रोने लगा। मेरा दिल नरम पड़ने लगा, मगर मैं खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, देखो सिद्दीक तुम्हारी बात दुरुस्त है। अगर वो दुआ लेकर यहाँ से चली गई तो उसे घर पहुँचाना हमारा काम नहीं।
जी साहब जी, मगर क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि वो यहाँ आई थी? नहीं, मैं सर्द लहजे में बोला। सद्दीक मायूस चेहरे के साथ उठा और बोला, साहब जी फिर वो कहाँ चली गई? मैं तो हर जगह उसे ढूंढ चुका हूँ। वो मायूस होकर थके थके कदमों से अस्पताल से बाहर निकल गया। अचानक मेरे अंदर ऐसी गम की लहर दौड़ गई, मुझे अंदर ही अंदर बहुत अफसोस हो रहा था। अंदर एक कमीना और घटिया इंसान बैठा था जिसने चंद ही पल में उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। अगर बेटी का मसला हो गया था तो फिर वो उसकी बीवी को तसल्ली दे सकता था, सद्दीक को बुलवाकर उन्हें सारा मसला समझा सकता था। एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह करने की क्या ज़रूरत थी? सिद्दीक के जाने के बाद मैं सीधा साहब के पास आया। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या बात हुई? मैंने सिद्दीक के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू बता दी। डॉक्टर कहने लगे, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस दौरान मैं एक शदीद गलती कर चुका था। डॉक्टर साहब बोले, आज तुम घर मत जाओ, खाना वगैरह तुम्हें सरवर देता रहेगा। तुम्हारे सर पर जख्म आया है, घर वाले परेशान होंगे, तुम जाओ आराम करो, सकीना काउंटर संभाल लेगी। डॉक्टर साहब ने खुद ही फैसला सादर कर दिया। मैं खामोशी से उठा और कमरे में आकर लेट गया। डॉक्टर की बात दुरुस्त थी। मेरे सर पर जख्म देखकर घर वाले परेशान हो सकते थे। मैं काफ़ी देर तक लेटा सोचता रहा कि घर जाऊं या नहीं। आज घर जाने का बहुत दिल चाह रहा था, मगर आखिरकार मैंने फैसला यही किया कि आज रात रुकने में कोई हर्ज नहीं। कल तक पट्टी उतरवा दूंगा और फिर कल घर ज़रूर जाऊंगा। घर वालों की तरफ से मुझे परेशानी इसलिए नहीं थी कि घर वालों को मैंने बता रखा था कि मैं अस्पताल में भी रिहाइश रख सकता हूं, इसलिए आप परेशान मत होना। इसलिए मैंने आज फैसला कर लिया था कि आज मैं घर पर जाऊंगा। मगर रात का तसव्वुर जहन में आते ही मेरे चारों तरफ खौफ फैलने लगता। डॉक्टर साहब ड्यूटी के बाद चले गए। उन्होंने मेरे कमरे में आकर मेरा हाल तक पूछना गवारा नहीं किया। सकीना भी छुट्टी से पहले आई और मुझसे इजाज़त लेकर चली गई। सरवर बहरहाल मेरे पास काफ़ी देर तक बैठा रहा। दोपहर का खाना भी ला कर दिया। मैंने कहा, सरवर आज रात तुम ज़रूर मेरे पास रुकना। उसने वादा किया कि वो आज रात ज़रूर कोशिश करेगा कि मेरे साथ ही रहे। शाम के वक्त मैं उठकर बाहर प्लाट की तरफ गया तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि ये प्लाट मैं थोड़ा सा घूम फिर लूं, मगर जब मेरा ध्यान उस जगह की तरफ पड़ता जहां पर मैंने उन दोनों को दबाया था तो मुझे खौफ आने लगता और मैं घबरा कर वापस कमरे की तरफ चल पड़ा। रात को जल्दी ही सरवर खाना ले आया और उसने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वो आज रात मेरे पास रहेगा। उसने साथ ही दूसरी चारपाई लगा ली और बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। वो एक रिटायर्ड फौजी था। मैंने कहा, सरवर यार कोई दिलचस्प सी बात सुनाओ ताकि नींद आने तक वक्त गुजर जाए। सरवर अपनी नौकरी के दौरान के दिलचस्प वाक़यात मुझे सुनाने लगा। कुछ बातें मैं दिलचस्पी से सुनता रहा और कुछ बातों को हूँ हाँ करके इग्नोर कर देता। इसी उधेड़ बुन में रात काफ़ी गहरी हो गई और बातें करते करते सरवर के खराटे गूंजने लगे। मैं खामोशी से लेटा था और नींद मेरी आंखों से अभी दूर थी, मगर सरवर के पास होने से मुझे काफ़ी हौसला था। मैं सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद ही मेरी आंखों में नींद का खुमार डोलने लगा। नींद का मुझ पर अचानक हमला हुआ कि अचानक एक ज़ोरदार चीख से मेरी घबरा कर आंख खुल गई। मैं उठ बैठा। चीख की आवाज़ मेरे लिए हैरान कुन और खौफनाक थी। खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा लो। इसके साथ ही किसी औरत के रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने घबराकर सरवर की तरफ देखा जो हर तरह की चीखों से बेनियाज ऊंचे ऊंचे खराटे लिए गहरी नींद में गुम था। मैं बहुत हैरान हुआ। उसे शायद चीख की आवाज़ नहीं आई थी, कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। मैंने फौरन सरवर को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर फिर सोचकर हाथ खींच लिया कि इतनी गहरी नींद से उठाना ठीक नहीं। अचानक फिर मुझे आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। मैं ना चाहते हुए भी चारपाई से उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। राहदारी में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और मध्यम सा बल्ब रोशन था। मैं राहदारी में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अस्पताल के पिछवाड़े की तरफ चल पड़ा जिधर से आवाज़ आ रही थी। उस वक़्त मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था।
ऐसा महसूस होता जैसे मैं एक रोबोट हूं जो किसी के कहने पर चल रहा हूं। राहदारी के इख्तिताम पर मैंने अस्पताल के पीछे टूटी फूटी दीवार के साथ वो मंजर देखा जिसे देखकर मेरे होश गुम हो गए। टूटी फूटी दीवार के साथ ही अस्पताल के अंदरूनी हिस्से की तरफ नरगिस सफ़ेद लिबास में बैठी हुई थी और उसके सामने उसकी बेटी की मैयत पड़ी थी और वो ऊंचे ऊंचे बैन कर रही थी कि मेरी बेटी को बचा लो, खुदा के लिए मेरी बेटी को बचाओ वरना ये मर जाएगी। मैं हक्का बक्का खड़ा ये मंजर देख रहा था। मैंने खुद अपने हाथों से दोनों की लाशों को डॉक्टर के साथ मिलकर उस गड्ढे में दबाया था। फिर ये यहाँ कैसे? मैं हैरत में गुम यही मंजर देख रहा था कि अचानक रोते रोते नरगिस ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। नरगिस की आंखें थी या सुर्ख शोले, आंखों के बजाय उनमें दो अंगारे दहक रहे थे जिन्हें देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे मैं पत्थर बन चुका हूं। उससे पहले कि मैं वापस भागने का इरादा करता, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पांव मन मन के भारी हो चुके हों। अचानक नरगिस उठी और उसने एक ही छलांग में मेरे और उसके दरमियान का फासला तय कर लिया और मेरे सामने आकर मेरी गर्दन पकड़ ली और चीखने लगी, तुम ही हो कातिल मेरे और मेरी बेटी के, तुम कातिल हो, तुम्हें हिसाब देना होगा। मगर मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने हकला कर कहा, नहीं, तुमने कातिल का साथ तो दिया है, अब भुगतो, तुम सजावार हो। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी जैसे मुझे किसी ने लोहे के पंजों में जकड़ लिया हो। उसने उसी हाथ से मुझे हवा में ऊपर उठा लिया। अब मैं हवा में मौलिक था और मेरी गर्दन पर उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। मैंने जोरदार आवाज में चीखना शुरू कर दिया। मेरी सांसें रुकने लगीं। वो मुझे जान से मार देने के दर पे थी। उसके आहनी पंजों में मैं तड़प रहा था। इससे पहले कि मैं मर जाता, अचानक मुझे अपने पीछे सरवर की आवाज महसूस हुई, साहब जी क्या हुआ? और साथ ही नरगिस ने मुझे एक झटके से पीछे गिरा दिया। मैं सख्त फर्श पर गिरा और गिरने से मेरी कमर में दर्द की शदीद लहर पैदा हुई। सरवर मेरे ऊपर झुका हुआ था और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। नरगिस गायब हो गई। मुझे नहीं मालूम, जैसे तैसे वो मुझे कमरे में वापस ले आया और मुझे चारपाई पर लिटा दिया। मेरी गर्दन पर जख्मों के गहरे निशानात थे जो शायद उसके पंजों से मेरी गर्दन पर पड़ चुके थे। दूसरे, मेरी कमर में भी शदीद दर्द था। मैं दर्द से कराह रहा था। साहब जी क्या हुआ आपको? उसने फौरन मुझे पानी ला कर दिया जो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हलक में उंडेला। वो बेचारा परेशान था कि क्या करे। कुछ देर तक वो मेरी कमर सहलाता रहा। काफी देर बाद कुछ दर्द कम हुआ तो मैंने उसे कहा कि इत्मीनान रखो, मैं ठीक हूं। मगर मेरी गर्दन के जख्मों पर खून की गहरी लकीर पड़ चुकी थी जिसे मैंने पट्टी और मरहम लगाकर रोकने की कोशिश की। नींद तो कब की उड़ चुकी थी। साहब जी आप बाहर क्यों निकले? वो पूछने लगा। बस यार, मेरा दिल घबरा रहा था, मैंने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया। सुबह तक हम जागते रहे। सुबह नर्स आई तो सरवर ने उसे रात वाला वाकया सुना दिया। उस बेचारी ने जल्दी जल्दी मेरी मरहम पट्टी की। आज डॉक्टर साहब नहीं आए थे। हम हैरान थे कि इतने लेट तो वो कभी हुए नहीं। 12 बजे पुलिस अस्पताल आई तो हम परेशान हो गए। पुलिस ने जो खबर दी वो हमारे लिए धमाके से कम नहीं थी। डॉक्टर साहब ने गुज़श्ता रात को खुदकुशी कर ली थी और साथ ही एक खत बरामद हुआ जिसमें लिखा था कि मैं अपने ज़मीर की अदालत में मुजरिम हूं। मैं इस जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए अपनी जान दे रहा हूं और ये अजियतें मैं इसलिए अपने आप को दे रहा हूं ताकि मौत से पहले कुछ सज़ा यहीं भुगत लूं ताकि अगले जहान में सज़ा से बच जाऊं। साथ ही मेरा हमराज होने का भी लिखा था। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, मिस्टर शहजाद हमें रजिस्टर चाहिए। मैंने रजिस्टर उनके हवाले कर दिया। उस तारीख पर उन्हें नरगिस का नाम मिल गया जो मैं मिटाना भूल चुका था। इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखकर बोला, आपको गर्दन पर जख्म कैसे आया? मैंने टाल मटोल से काम लिया। इंस्पेक्टर बोला, सदीक को बुलवाया जाए। एक सिपाही उसे बुलाने चला गया। हाँ तो मिस्टर शहजाद हमें उस जगह की निशानदेही करें जहां आपने उन दोनों मां बेटी को दफन किया था।
पुलिस इंस्पेक्टर के बकौल डॉक्टर ने खुदकुशी की थी, मगर उसकी लाश इतनी बुरी हालत में मिली कि जिस्म पर कई जख्मों के निशान मौजूद थे। टांगों को जगह जगह से काट दिया गया था और बाजुओं पर तेज धार आले से किसी ने काट डाला, मगर लाश फंदे से लगाकर पंखे से लटका दी गई। मैं समझ चुका था कि डॉक्टर जैसा ढीठ और बेगैरत इंसान कभी ज़मीर जिंदा नहीं हो सकता। नरगिस के भूत ने ही उसे मार डाला, क्योंकि उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, मगर नरगिस ने उसका बहुत बुरा हाल किया था। डॉक्टर की लाश देखकर खौफ आने लगता, मगर मुझे उसने अजियत ऐसी दी थी जो मौत से भी बुरी थी। मैं चारों नाचार पुलिस को लेकर पिछले प्लाट की तरफ चल पड़ा और उस जगह की निशानदेही की जहां हमने उन दोनों माँ बेटी की लाशों को दफन किया था। इंस्पेक्टर ने उस जगह को खोदने का हुक्म दिया और उसके हुक्म पर सिपाही जगह खोदने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी की लाशें वहां से बरामद हुईं। लाशों की हालत देखकर जैसे उबकाई सी आने लगी। गड़ों में पानी भरा हुआ था और मुसलसल पानी में इतने वक्त रहने की वजह से लाशें गड़ने सड़ने के करीब पहुंच चुकी थीं। सिद्दीक लाशों के मिलते ही धाड़े मार मार कर रोने लगा। उस बेचारे की दुनिया ही लुट चुकी थी। मुझे पता चला कि महानूर उसकी वाहिद बेटी थी, जो काफ़ी मन्नतों मुरादों के बाद हुई थी। सिद्दीक रो रहा था और उसके रोने से मेरा कलेजा फटा जा रहा था। इंस्पेक्टर ने लाशें सिद्दीक के हवाले करने से पहले उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुझे वहीं से गिरफ्तार करके शहर के पुलिस स्टेशन ले जाया गया। घर वालों को इत्तला मिल चुकी थी। इधर जाफर और अमजद भाई भी मिलने आए। वो सख्त परेशान और गमज़दा थे। मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और बताया कि उसे मारने में मेरा कोई किरदार नहीं था। सिर्फ डॉक्टर की वजह से ही वो दोनों माँ बेटी मौत से हमकिनार हुईं। घर वाले मुझे जेल में देखकर बहुत परेशान और रोने लगे। वालिद साहब ने मेरे लिए अच्छे से अच्छा वकील किया। कई माह केस चलता रहा। सिद्दीक बेचारा इस काबिल नहीं था कि इस केस को आगे बढ़ाता, मगर खुदा जाने पुलिस क्यों इस केस में इतनी दिलचस्पी ले रही थी। उन पर भी शायद नरगिस के भूत का असर था, जो वो मुझे हर तरह से कड़ी सज़ा देने के लिए कोशिशें कर रहे थे। मगर नरगिस का भूत डॉक्टर की तरह मुझे भी मार सकता था। फिर मेरे लिए इतनी रियायत क्यों? मगर अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और मैं सजाए मौत होने से बच गया। मुझे 10 साल की कैद हुई, मगर मेरे लिए तो ये ज़िंदगी भी मौत जैसी थी। मेरी ज़िंदगी के 10 कीमती साल जेल में ख्वामख्वाह की नज़र होने जा रहे थे। कुछ दिन हस्पताल में मेरा इलाज हुआ, फिर मुझे जेल मुंतकिल कर दिया गया। कमर का दर्द मेरे लिए अजाब था। मुझे इस बुरी तरह से नरगिस ने फर्श पर पटखा था कि मेरी कमर में मुस्तकिल दर्द रहने लगा। जेल में मुशक्कत करना पड़ती, मगर मेरे दर्द के पेश नज़र मुझ पर थोड़ी रियायत बरती जाने लगी। मैं गुमसुम हो गया। नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगते भुगते 10 साल गुजर गए। जिस दिन रिहाई हुई, घर वाले मुझे लेने आए। मेरी उम्र 40 साल से भी ऊपर हो चुकी थी। छोटा भाई सरकारी महकमे में अच्छी पोस्ट पर लग गया। बहनें ब्याही गईं, एक मुल्क से बाहर चली गई, एक की शादी कराची हो गई। भाई मुझे घर ले आया। वालिद साहब बहुत ज़ईफ़ और बीमार रहने लगे। छोटे भाई की बीवी बहुत सख्त मिजाज निकली। वो वालिद साहब और मुझे संभालने पर तैयार नहीं थी, इसलिए भाई ने मुझे अलग कर दिया। उसकी इतनी मेहरबानी थी कि मकान में मेरा हिस्सा मुझे दे दिया और वालिद साहब को मुकम्मल तौर पर मेरे रहमो करम पर छोड़ दिया। अब मैं दिन को मजदूरी करता हूँ, ट्रकों पर सामान ढोता हूँ और उसी मजदूरी के पैसे से अपना और वालिद साहब का पेट पाल रहा हूँ। भाई कुछ अरसा पहले अपना मकान बेचकर यहाँ से चला गया। उसकी बीवी अब हमारे पड़ोस में रहने से भी बेजार थी। वालिद साहब की सेहत बहुत ख़राब रहती है। वही बहनें जो जान छिड़कती थीं, अब कभी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। मैं शादी का तो सोच भी नहीं सकता। मुझ जैसे मुफलिस इंसान को अब कौन अपनी लड़की देगा? नरगिस और उसकी बेटी की बद्दुआएं ले बैठी। कभी कभी सोचता हूँ अच्छा होता जो डॉक्टर के साथ नरगिस मुझे भी मार डालती। इसने डॉक्टर से ज़्यादा खौफनाक सज़ा मेरे लिए तजवीज़ की थी। जिंदगी की तलख हकीकतों के साथ जी रहा हूँ।
دعا کریں اللہ مجھے ہمت دے اور ایمان کی موت نصیب کرے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔